नमस्कार। नव भारत मंत्र में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारत की नई शिक्षा नीति, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है, आज हम उस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे इस चर्चा में शामिल हो रही हैं, हमारे ठीक बाईं तरफ बैठी हुई है प्रोफेसर इवाना चक्रवर्ती जी। इवाना चक्रवर्ती जी सेंट जेवियर्स कॉलेज में समाजशास्त्र पढ़ाती हैं, प्राध्यापिका है वहाँ। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार शर्मा जी डोरंडा कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। उनके ठीक बाईं तरफ बैठी हुई हैं सुश्री मैत्री रंजन। मैत्री रंजन अंग्रेजी की छात्रा हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में छठे सेमेस्टर की छात्रा हैं। उनके ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप मुंडा जी। प्रदीप मुंडा जी बीआईटी मेसरा में प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। आप तमाम विशेषज्ञों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं, और इस चर्चा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज चर्चा के लिए आए हैं। तो प्रदीप जी, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करते हैं, नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि उसका क्या मतलब फायदे क्या क्या है। आज यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता मैं समझता हूँ काफ़ी दिनों से महसूस की जा रही थी जी। क्योंकि शिक्षा में जिस आधार पर लोग एक लकीर पर चलने के अभ्यस्त हो गए थे, बहुत फ़ायदा विद्यार्थियों को, बहुत फ़ायदा समाज को, विज्ञान को और उद्योगों को नहीं मिल पा रहा था। तो इसको लेकर के जो भी चीज़ें बनी हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो एक दो तीन बातों की ओर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ध्यान आकृष्ट किया था जी। पहला तो ये था कि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था थी वो मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था नहीं रह गई थी जैसा कि अपेक्षा की जा रही थी। दूसरा विषय ये था कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा था वैसे वैसे मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा था। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया और इसके आलोक में आकर के केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की और इसमें कई मूल चूल परिवर्तन की बातें की जा रही हैं और जो अभी देखने में अच्छी लग रही हैं। हम लोग इस पर हमारे विश्वविद्यालय में इस पर चर्चा हो रही है, इसके ऊपर नई नीतियों पर चर्चा हो रही है, कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर भी चर्चा हो रही है। खास करके एक बहुत बढ़िया बात यह है कि जो विद्यार्थी हैं हमारे, खास करके छोटे विद्यार्थी जो फाउंडेशन लेवल के बच्चे हैं, जी जी। तो एक बड़ा गैप महसूस किया जा रहा था कि बच्चे जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा उस भाषा में ना होकर के एक ऐसी भाषा में हो रही थी। मतलब मातृभूमि और मातृभाषा में शिक्षा। जी जी। ये नई शिक्षा नीति का एक मेजर हाईलाइट है। नई शिक्षा नीति ने क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा और जनजातीय भाषाओं पर एक विशेष जोर दिया है और कहा है कि कम से कम जो फाउंडेशन स्तर का, जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं हैं, कक्षा 5 तक, माफ़ कीजिएगा 5 वर्ष की आयु तक, 8 वर्ष की आयु तक, कम से कम बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़े, मातृभाषा में विज्ञान का दर्शन करे, मातृभाषा में समाजशास्त्र का दर्शन करे और उसके बाद उसको विज्ञान से गहरा लगाव होगा, समाजशास्त्र से गहरा लगाव होगा, अन्य विषयों से भी गहरा लगाव होगा। कुल मिलाकर के उसकी जो पैठ होगी अपनी भाषा पे, अपने विषय पर, वो बढ़िया होगी, वो पहले से बेहतर होगी। मतलब इसका सबसे सीधा सीधा फायदा ये हो रहा है कि अपने मातृभाषा में ये शिक्षा प्रारंभ कर रहा है। डॉक्टर साहब राजकुमार जी, मतलब इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, इसके बहुत लाभ हैं। पहले थोड़ा पृष्ठभूमि पर ध्यान देना आवश्यक है। 1986 में इससे पहले वाली, यानी कि जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई, इससे पहले की जो शिक्षा नीति थी उसको 1986 में लागू की गई थी। उसके बाद से अगर 86 और 2020 के गैप को हम ध्यान से देखें, उस पर गौर फरमाएं, तो आपको नज़र आएगा कि विगत लगभग 35 वर्ष का जो ये अंतराल है, इस 35 वर्ष के अंतराल में हमारे शैक्षिक स्तर में, सामाजिक स्तर में, वैश्विक स्तर पर भी चीज़ों में जिस तरह के परिवर्तन आए,
खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आने के बाद से, चूँकि 1986 को हम रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में भी देखते हैं, तो टाइम का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, स्पेस का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, और इन तमाम सारे चीज़ों का हमारे वैल्यू सिस्टम पर, जैसा कि प्रदीप जी अभी बता रहे थे, वैल्यू सिस्टम पर बड़ा असर पड़ रहा था। और आपको पता है कि शिक्षा के माध्यम से अपने नीतियों में परिवर्तन ला करके ही हम अपनी व्यवस्था इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं उनका कहीं न कहीं हार्मनी, अलाइनमेंट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में हो रहा है उसके साथ हो, यानी कि उसके स्तर से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ हमारा अलाइनमेंट नेशनल स्टैंडर्ड को बनाया जा सके, नेशनल और इंटरनेशनल के अनुरूप बनाया जा सके, इसके लिए ये परिवर्तन लाना आवश्यक था और ये परिवर्तन लाए गए। इसका जो लाभ की बात आप बताएं तो मैं ये कहूँगा कि इसमें 5 चीज़ें महत्वपूर्ण संकल्प के रूप में ली गई, जैसे एक्सेस, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी, ये 5 चीज़ें। तो इन 5 चीज़ों को लेकर के अगर हम विचार मंथन करें तो देख रहे हैं कि 5 वर्ष आज बीत चुके हैं, इसमें सरकार की नीतियों के हिसाब से और जो क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से लगभग हम जो अपना उद्देश्य रखे हैं उस उद्देश्य के प्राप्ति के दिशा में मूव किए हैं। मैत्री, आप तो वहीं पढ़ रही हैं और उसी शिक्षा नीति के तहत आप पढ़ रही हैं, आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है इसका? सबसे पहला लाभ तो ये है कि अपने अनुसार आप विषयों का चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ, लेकिन कुछ एसएससी जैसे कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स, बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स, ये सारे कोर्सेज जो हैं, जो जैसे कि मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी लेकिन फिर भी मेरा एसईसी सब्जेक्ट जो था वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन स्किलिंग था, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। तो इससे हम लोग अलग अलग तरह के स्किल्स सीख रहे हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू एडेड कोर्सेज, और जैसे कि कम्युनिकेशन कोर्सेज लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्सेज जिसमें हम लोग को हिंदी और इंग्लिश मुख्यतः से पढ़ाई जा रही है। मतलब जो भाषागत या विषयगत जो अनुशासन था पहले, उससे अब अलग हट करके ये शिक्षा नीति आई है और उसका फायदा आपको मिल रहा है। हाँ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे बेस्ट हुआ है वो हुआ है कि ट्रेडिशंस और टेक्नोलॉजी दोनों का एक बहुत अच्छा मिक्सचर है। जैसे कि ट्रेडिशंस, जैसे कि न्यू एज ग्रुप में उनको अपने मदर टंग में चीज़ों को सिखाया जा रहा है, जिससे चीज़ें और भी सिंपल और इजी लग रहे हैं जो छोटे बच्चों को सीखने के लिए। और हम लोगों को जैसे कि अगर कोई भी आर्ट्स डिपार्टमेंट का है, कॉमर्स का है, कुछ भी है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकता है, जैसे कि एसईसी सब्जेक्ट, बीएससी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीवाना जी, आप तो मतलब ये समाजशास्त्री हैं, तो पहले क्या होता था कि जो विज्ञान पढ़ेगा वो आर्ट नहीं पढ़ेगा, जो आर्ट पढ़ेगा वो कॉमर्स नहीं पढ़ेगा, तो ऐसे जो अनुशासन है उसको इसने तोड़ा है। जी गौतम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले क्या था, जैसे सर बता रहे थे कि पिछली एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो 1986 में लाई गई थी, उसे 1992 में मॉडिफाई किया था हमने। उस समय की जो हमारी प्राथमिकता थी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो अलग थे। उस वक्त हमें शिक्षा सारे लोगों तक पहुंचानी थी, तो उस वक्त की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो उस समय को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। पर अब जो है, अब हमारी नीड्स अलग हैं, एजुकेशन सिस्टम की नीड्स अलग है। अब सब तक पहुंचाने के साथ साथ क्वालिटी पे भी फोकस है। और एक चीज़ अभी जो आप बात कर रहे थे कि ये जो स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन था कि ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेगा, साइंस के बच्चे साइंस पढ़ेंगे, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स पढ़ेंगे, एंड वोकेशनल एजुकेशन जिसे हम समाज में उस स्तर का नहीं समझते थे जिस स्तर का हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को समझते थे, जिस वजह से जो इकोनॉमी थी, जब भी आप लीडर्स से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करने जाते तो वो आपको कहते कि जो ग्रेजुएट्स हैं इंडिया के वो एम्प्लॉयबल नहीं है, हम उन्हें एम्प्लॉय नहीं कर सकते, उनके पास वो स्किल्स नहीं है। तो अब हमने क्या किया है कि हमने एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल ट्रेनिंग जो है उसे क्लास 6 कर दिया। जी बिल्कुल, क्लास 6 से, ग्रेड 6 से ही हमने उसे इनकॉर्पोरेट किया है हमारे एजुकेशन में।
जैसा कि मैत्री भी बता रही थी कि अब जो है आर्ट्स का बच्चा वो जीएसटी भी पढ़ सकता है, वो ई फाइलिंग भी पढ़ सकता है। कॉमर्स का बच्चा जो है वो आर्ट सब्जेक्ट्स, साइंस सब्जेक्ट्स, लाइफ साइंसेस, सेल्यूलर प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें पढ़ सकता है। तो हमने पूरे एजुकेशन प्रोसेस को अलग अलग सीलोज, कंपार्टमेंट्स जो हमने उसमें तय किए थे उन्हें हटाया है। अब क्या है कि जो विश्व की जो नई चुनौतियां हैं जी। उसके आधार पर ये हमारी शिक्षा नीति आई है। हम प्रदीप ग्लोबल जी। हम एक ग्लोबल ये जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज हब बनाना चाहती है, क्योंकि उस जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि उस वक्त हमारी प्रायोरिटीज़ अलग थी 1986 1992। अब हम एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि हम अपनी शिक्षा में चेंजेस लाए, अपने बच्चे जो हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस ताकि हो सके हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को एट पार लाए, इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी था। प्रदीप जी, बड़ी अच्छी बात मैडम ने बताई कि कल तक का जो हमारा जो मतलब हमारी जो ज़रूरतें थी वो शिक्षा सभी तक पहुँचे, लेकिन आज जो है वो ज़रूरतें चेंज हो गई है। आज अब वैश्विक नॉलेज हब है, टेक्नोलॉजी हब है, ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें हैं और वैश्विक चुनौतियों को भी हम मतलब उसके सामना करने के लिए भी हमारी शिक्षा ज़रूरत पड़ गई है। तो वैश्विक चुनौतियों में हम कहाँ खड़े हैं इस शिक्षा नीति को लेकर के? विश्व की कौन कौन सी चुनौती है और इस शिक्षा नीति से हम कैसे उसको मतलब पूरा कर पाएंगे? विश्व की जो कई प्रमुख चुनौतियां हैं उनमें सबसे प्रमुख चुनौती ये है कि हम लोगों को एक मुख्य उत्पादक के रूप में उपस्थित होना होगा विश्व के पटल पर। अभी तक हम लोगों ने अपनी उपस्थिति मुख्य तौर पर जताई है वो है सेवा के क्षेत्र में जताई है, लेकिन जहाँ पर प्रोडक्शन की बात करते हैं, जहाँ पर प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारत बहुत पीछे है, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। कुछ देश हमसे बेहतर कर रहे हैं और वो न केवल एशिया महादेश को, भारत को, बल्कि विश्व को ही प्रभावित कर रहे हैं। अभी की जो सरकार है और आवश्यकता भी है कि 2035 तक, 2040 तक हम लोग उत्पादन के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम लोग विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और ये दर्ज कराने का एक तरीका ये है कि हम लोग तकनीकी तौर पे सशक्त हों, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं और जो अभी राजकुमार सर का बतला रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अभी 2035 में भारत सरकार ने इस पे जो एनरोलमेंट रेशियो का जो लक्ष्य रखा है वो 100% रखा है। हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एक चुनौती ये दिखती है कि जो अलग अलग परिदृश्य में अलग अलग विषयों को लेकर के छात्रों का जो इनकॉर्पोरेशन है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कराने को लेकर के, तो उसमें एक चुनौती है क्रेडिट सिस्टम। अब ये क्रेडिट सिस्टम का मूल्यांकन अलग अलग विश्वविद्यालय कैसे करेंगे? जैसे हम लोग क्रेडिट सिस्टम मानते हैं, जो थ्योरी क्लासेस में 1 घंटे की कक्षा को 1 क्रेडिट मानते हैं, वहीं पर जो सेशनल क्लासेस होती हैं, प्रायोगिक कक्षाएं होती हैं, उसमें 2 घंटे की जो कक्षाएं होती हैं उसको 1 क्रेडिट मानते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन अगर विश्व के किन्हीं कुछ दूसरे देशों में ये अगर स्टैंडर्ड अलग हुआ और वहाँ से बच्चा 1 वर्ष पढ़ करके भारत में पढ़ना चाहता है, या भारत के ही किसी विश्वविद्यालय से पढ़ करके दूसरे वर्ष में आईआईटी करना चाहता है, किसी दूसरे आईआईटी से दूसरे आईआईटी में जाना चाहता है, तो उसका इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा? यह सैद्धांतिक तौर पर तो दिया हुआ है, हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर विश्व के और भारत के सभी विश्वविद्यालयों में इसका अनुपालन कैसे होगा, अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ें दिख रही हैं और मतलब सैद्धांतिक रूप से हमने वैश्विक चुनौतियों को सामना करने के लिए तो अपने को तैयार कर लिया है, प्रयोग चल रहा है उस पर, ऐसा कह सकते हैं। लोग तैयारी कर रहे हैं और सरकार की एक अंतिम मंजूरी के लिए लोग अपनी अपनी तरफ से बाट देख रहे हैं। अभी मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूँ। 2 दिनों से मैं क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं को लेकर के कुछ शोध हेतु हमारे एक विद्यार्थी हैं, उनके साथ मैं चर्चा कर रहा था। तो अभी मैंने देखा कि भारत सरकार ने खास करके जनजातीय मंत्रालय ने एक ऐप शुरू किया है, युगबानी। युगबानी में जहाँ जहाँ भी जनजातीय विद्यार्थी हैं, जनजातीय आबादी है, वहाँ वहाँ उनकी आबादी के अनुसार से उनकी भाषाओं में अंक तालिका, वर्णावली,
शब्दावली, ये सब विकसित करके वेब पे अपलोड किया जा रहा है। अब इसमें प्रमुख चुनौती क्या होगी कि कई भाषाओं में, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो क्या डिक्शनरी तैयार हुआ है? आने वाले समय में अगर कोई समस्या होगी तो उसका समस्या का निष्पादन कैसे होगा, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के, उसके एग्जीक्यूशन को लेकर के, ये एक विषय है। दूसरा विषय है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी होनी जरूरी है। अगर बच्चा कोई कहता है कि हम मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं और मैनेजमेंट के साथ साथ मेरा जो रुझान है वो हिंदी भाषा साहित्य की ओर है, मैं कविता भी करना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं संस्कृत भाषा में रुचि है और मैं शोध करना चाहता हूँ, वेदों में शोध करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक गाइडलाइंस की आवश्यकता होगी। तीसरा विषय है कि जो एकेडमिक पेडागॉजी है, पढ़ाएंगे कैसे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, छात्र के क्या अधिकार होंगे, एवैल्यूएशन की क्या पॉलिसी होगी, इसको लेकर के एक बृहद चर्चा की आवश्यकता है। हाँ प्रदीप जी, पॉलिसी और सारी चीज़ों पर तो चर्चा होती रहती है, ये तो मुझे लगता है कि लगातार समझने, सोचने, विचार करने और उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जो वैश्विक चुनौतियां हैं आज हमारे सामने में, जैसे हमको विकसित भारत के रूप में अपने आप को खड़ा करना है, जैसे प्रदीप जी ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई कि ऐसे हब के रूप में डेवलप हो, कि उत्पादक हब के रूप में हम डेवलप हो। मैडम ने बताया कि नॉलेज हब के रूप में हम डेवलप। ऐसी सारी जो चुनौतियां हैं उसमें कहाँ हम लोग ये शिक्षा नीति को देखते हैं? देखिए, अभी जैसे प्रावधान बनाया गया है जी। कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिलेबस में, उच्च शिक्षा में ग्लोबल सिटीजनशिप एक कोर्स कंपोनेंट के रूप में डाला जाए। बहुत अच्छा। उस ग्लोबल सिटीजनशिप का जब आप कंपोनेंट देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि किस तरह से हमारे देश के युवा, अब जैसे आज ही अगर आप ले लें तो 2024-25 में भी लगभग 10 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेश के विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए गए हैं। अभी तक का ये जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से। अब ये जब 10-12 लाख की संख्या में हमारे विद्यार्थी विदेश के विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं तो वहाँ एक नए तरह के कल्चर का उनको सामना करना पड़ता है। उस कल्चर के साथ किस तरह से इनकी एडेप्टेबिलिटी हो, इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि उनको कोर्स कंटेंट में ही इन तमाम सारे चीज़ों के बारीकियों की जानकारी दे दी जाए। तो यह एक बहुत ही बेहतरीन पहलू हुआ ग्लोबल सिटीजनशिप को डाल करके। जहाँ तक इसकी बात है कि हम कैसे इसको डेवलप करें, तो उसके लिए देखिए, आपको पता है कि अभी एआई का फील्ड है, आईटी में भी एआई, कंप्यूटर साइबरनेटिक्स, साइबर साइंस जो चल रहा है उसमें एआई की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से भारत के कंप्यूटर इंजीनियर्स की भूमिका बढ़ते जा रही है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एआई के फील्ड में, उस तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व की जितनी भी नामी गिरामी कंपनियां हैं, अब आज ये आपको पता ही है कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या इस तरह के काफ़ी जो नामचीन कंपनियां हैं उसमें सीईओ के पद पर भारतीय हैं। और वो भारतीय के ऐसे नहीं है कि जिनकी शिक्षा दीक्षा अमेरिका में हुई है, उनकी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई है। तो निश्चित रूप से उनको पता है कि इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम से जो प्रोडक्ट्स बाहर निकल कर के आ रहे हैं उनके अंदर कितनी क्वालिटी है। और ये कंपनियां जो सीईओ के रूप में इंडियंस को रख रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यह उद्देश्य भी काम कर रहा है कि वहाँ एक टैलेंट का हब है और उसको हम बेहतर अपने कंपनी में समायोजित करके और अपने कंपनी को बेहतर ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। यहाँ के लोग सिंसियर हैं, काफ़ी मेहनती हैं और अपडेटेड भी हैं। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भारत देश में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें इंग्लिश की स्थिति, तो अभी इंग्लिश को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जैसे इंडिजिनस लैंग्वेजेस पर जोर देना है, तो वो जोर देना है लेकिन वो इंग्लिश के कॉस्ट पर नहीं है। इंग्लिश के महत्ता को ऑलरेडी स्थापित किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। अब इंडिया में जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड है हमारे यंग जनरेशन में, उनकी इंग्लिश इंटरनेशनल इंटेलिजिबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इसके चलते भी तो ये एनईपी के लागू होने से वैश्विक स्तर पर रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं और इसके प्रति भारत का जो पॉलिसी मेकर्स की टीम है वह सजग है और अपने सिलेबस में इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन किए गए, जिसकी वजह से कि ग्लोबल लेवल पर जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भारतीयों में बढ़ी है और भारत अपॉर्चुनिटीज़ को
ग्रैब करने के लिए बिल्कुल अपने यंग जनरेशन को तैयार कर रहा है। तो इस तरह से एक बेहतर सकारात्मक माहौल बन रहा है और जिसका लाभ हम भारतीयों को मिल रहा है। अच्छा मैत्री, आपको क्या लगता है कि आप जैसे पढ़ करके निकलेंगी तो आपको वैश्विक चुनौतियों से सामना तो करना ही पड़ेगा, यहाँ की चुनौती भी होगी, बाहर की भी चुनौती होगी, क्या आप उसको फेस कर पाएंगे आप? हाँ, ऐसा तो लगता है कि फेस करने में सक्षम रहूँगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जैसे अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी में भी हमें उस सब्जेक्ट के साथ अगर हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम आगे अगर हम उस सब्जेक्ट में कुछ बाद में जा कर के पता चलता है, 12th पास आउट होने के बाद हम लोग कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर बहुत बाद में पता चलता है कि हमारा उसमें रुचि है या नहीं है, कुछ 6 महीने पढ़ने के बाद या फिर 1 साल भर पढ़ने के बाद। तो ये इसमें ये पॉलिसी है कि हम उस चीज़ को कभी भी उस कोर्स में आउट कर सकते हैं अपने आप को। 1 साल अगर हम लोग आउट करते हैं तो हम लोग को सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। अगर 2 साल के लिए आउट करते हैं, 2 साल पढ़ने के बाद उस कोर्स से निकलते हैं तो डिप्लोमा, या फिर 3 साल हो जाता है तो फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का मिलेगा 4 साल तक। तो इसमें ये है ना कि अगर हम उस कोर्स को ड्रॉप करके कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर हम उस कोर्स को पढ़ रहे हैं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ तो इंग्लिश के साथ मेरा माइनर में ज्योग्राफी है, फॉर इन फ्यूचर अगर मेरे को ज्योग्राफी में अपना करियर प्रोसीड करना है तो फिर मैं उस चीज़ को भी प्रोसेस कर सकती हूँ आगे। मैडम, बड़ी अच्छी बात इसने कही है कि बिल्कुल ही हम उस चुनौती को सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उसी तरह हमें तैयार भी किया जा रहा है। तो इसमें इन और आउट करने का प्रोसेस जो है बहुत आसान कर दिया गया है। जी गौतम जी, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी ने जो है प्रैक्टिकल चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया है। कई बार लोगों के परिवार में समस्याएं होती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, किसी को नौकरी करने जाने की आवश्यकता पड़ जाती है बीच में, तो उससे क्या हो रहा था कि ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो बढ़ रहे थे और एजुकेशन जो है इनकम्प्लीट रह जा रहा था। अब जो है हमने कंटिन्यूअस एजुकेशन की तरफ एक पहल की है कि आप जैसा कि मैत्री बता रही थी, आप 1 साल पढ़ के एग्जिट कर सकते हैं। आपका जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है, आपका क्रेडिट उसमें वो एक डिपॉजिटरी है जिसमें आपके क्रेडिट्स रहते हैं जो आपने अर्न किया है। वो क्रेडिट्स, एक क्रेडिट जो है वो 15 घंटे ऑफ क्लासरूम टीचिंग को, अगर हम थियोरी पेपर कहें तो एक क्रेडिट 15 घंटे क्लासरूम टीचिंग का होता है। तो जितने भी क्रेडिट्स एक बच्चे ने अर्न किए हैं अपने पढ़ाई के अंतरकाल के दौरान, वो क्रेडिट जो है उसके एकेडमिक बैंक में रहते हैं। अगर वो 2 साल बाद वापस आना चाहते हैं तो वो 2 साल बाद उसी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं या देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में जो NEP के अंडर है उस यूनिवर्सिटी में वो जाके पढ़ सकते हैं। वो क्रेडिट ऐड हो जाएगा, वो क्रेडिट उनके डिपॉजिटरी में रहेगा। तो ये कंटिन्यूअस एजुकेशन को जो है बढ़ावा देता है और प्रैक्टिकल चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करता है कि कई बार जो है हम एक साथ या लगातार 3 साल या 4 साल लोग नहीं पढ़ सकते, रूरल बैकग्राउंड से हैं या गरीब परिवार से हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं। तो ये मैडम इस जो आपने क्रेडिट बताई है, इसको थोड़ा और व्याख्या कीजिए, क्या है ये चीज़? जी, क्रेडिट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेजर पेपर होते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है वो अंग्रेज़ी में जो है ऑनर्स कर रहा है या अंग्रेज़ी में रिसर्च कर रहा है, तो उसका जो मेजर पेपर होगा, अंग्रेज़ी उसका मेजर पेपर होगा, उसमें जो है सबसे ज़्यादा क्रेडिट होते हैं 6 क्रेडिट। तो 1 क्रेडिट 15 घंटे का टीचिंग होता है और उसका जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो वो एक 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसी तरह कुछ पेपर्स जो हैं 4 क्रेडिट के हैं। 4 क्रेडिट मतलब 15 × 4 60 घंटे हम उस पेपर को क्लासरूम में पढ़ाएंगे। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटर्नशिप जो है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है, एक्टिविटी बेस्ड फील्ड ट्रेनिंग जो है, वो एक बहुत अहम हिस्सा है इस नीति का, नई शिक्षा नीति। ये काफ़ी चीज़ें इसके साथ ऐड किया गया है। जी। अच्छा प्रदीप जी, शिक्षा का जो शैक्षणिक माहौल है हमारे देश या दुनिया भर का जो भी जहाँ की भी शिक्षा है, उसका शोध जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इस शिक्षा नीति में शोध कहाँ खड़ा है? शोध कैसे करेंगे? शोध का क्या प्रोसेस है? इस शिक्षा नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण एक ध्यान दिया गया है वो शोध पर दिया गया है जी। और इस शोध में कई सारे विषय हैं। एक विषय ये भी है कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस की तैयारी कैसे करेंगे। दूसरा है कि हम केवल उन्हीं चीज़ों को ना पढ़ाएं जो पढ़ाई जा रही हैं, बल्कि उन विषयों में जो नए जो पहलू हैं उनको खोजा जाए और उसको खोजने के लिए
यूजीसी भी और भारत सरकार भी काफ़ी तरह के तो विश्वविद्यालयों को, शिक्षकों को और शोधार्थियों को प्रमोट कर रही है, उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। तो उसको लेकर के चाहे आईसीसीआर का प्रोजेक्ट हो या उसको लेकर के कोलैबोरेशन हो, और अब तो सारे विश्वविद्यालय जो हैं वो कोलैबोरेशन के मोड में काम कर रहे हैं। एक विषय किसी का हो सकता है, दूसरा विषय किसी का हो सकता है, तो मिक्स सब्जेक्ट को लेकर के कोलैबोरेशंस पे काफ़ी काम किया जा रहा है और कोलैबोरेशन को प्रमोट भी किया जा रहा है। अच्छा प्रदीप जी, कुछ ऐसा भी है क्या कि जैसे किसी को शैक्षणिक मानी अकादमिक क्षेत्र का अनुभव न हो, लेकिन वो उस विषय का विद्वान है, जैसे कोई तरखान है, जैसे कोई ऐसा कुछ, कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी जानकार है, तो और एकेडमिक नॉलेज नहीं है, तो उसको भी प्रोफेसर के रूप में इस शिक्षा नीति के अंतर्गत रखा जा सकता है या पढ़ाने के लिए रखा जा सकता है? ऐसा भी कोई विधान है क्या? यहाँ इसमें व्यवस्था की गई है कि अगर कोई इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति हैं और वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके पास जो प्रायोगिक और लाइव एक्सपीरियंस होता है वो क्लासरूम टीचिंग को एक एडेड एडवांटेज देता है जी। जो विद्यार्थी हैं उनको एक एडेड एडवांटेज देता है। तो यहाँ पर उसके लिए व्यवस्था किया गया है और मैं समझ पा रहा हूँ, चाहे अपने विश्वविद्यालय में हूँ या दूसरे विश्वविद्यालय में देख रहा हूँ, जो प्रोफेसर्स हैं जो इंडस्ट्री से आ रहे हैं 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, और आकर के अपनी जो अनुभव हैं उनके क्लासरूम में साझा कर रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ साझा कर रहे हैं, उनके साथ लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनके साथ नए नए मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति में निश्चित तौर पे विद्यार्थियों को, शिक्षण व्यवस्था को और ख़ासकर विश्वविद्यालयों को लाभान्वित करेगी। क्या सर, शोध का क्या है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत? शोध का क्या प्रोसेस है? शोध पर काफ़ी बल दिया गया है, जैसा कि प्रदीप जी ने भी कहा। जैसे हमारा यूजी का प्रोग्राम जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इस 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो 7वां और 8वां सेमेस्टर है उसमें पूर्ण रूप से शोध पर ही फोकस किया गया है। जैसे मान लिया कि कोई बच्चा इंग्लिश मेजर, जैसा कि यही मैथ्री रखी हुई है, तो 160 क्रेडिट का इनको पूरे 8 सेमेस्टर में क्रेडिट अर्न करना है, 160 क्रेडिट। अब 160 क्रेडिट में यह मान करके चलना है कि 50% जो क्रेडिट होगा वह इनके मेजर सब्जेक्ट से अर्न करना है इनको। उसमें जो 7th और 8th सेमेस्टर है उसमें एक डिसर्टेशन का कंपोनेंट रखा गया है जिसका कि वैल्यू 12 क्रेडिट के बराबर दिया गया है। तो ये इसीलिए किया गया है ताकि शोध पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जा सके। साथ ही साथ जो बच्चे 8 सेमेस्टर की पढ़ाई यूजी के लेवल पर करेंगे उनके लिए एमए की पढ़ाई अगर वो करना चाहते हैं तो एमए की पढ़ाई मात्र 1 वर्ष की होगी। उस 1 वर्ष में भी उनको शोध का जो कंपोनेंट है वो कुछ यूनिवर्सिटी में 50% दिया है। तो कुल मिलाकर के शोध पर काफ़ी बल है और शोध के लिए बहुत आयाम है। जैसे एक चीज़ जिसकी चर्चा मैं यहाँ विशेष रूप से करना चाहूँगा, आप झारखंड राज्य को ले लें। झारखंड जो राज्य है ये वन औषधि के हिसाब से बड़ा ही समुन्नत राज्य है और वन औषधियों पर जो वन उत्पाद हैं उसके ऊपर शोध की बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए प्रावधान बनाया गया है। जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उसमें जो भी झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यह छूट है, उनको यह स्वतंत्रता है कि आप यहाँ इस तरह के विषयों का चयन करें वोकेशनल कोर्स के तहत जिससे कि यहाँ के वन औषधि जो हैं या वन उत्पाद जो हैं उनके ऊपर बेहतर से बेहतर शोध करके और इन वन उत्पादों को इंडस्ट्री के साथ लाइन अप किया जा सके, लिंक किया जा सके, जिससे कि फैक्ट्री के लेवल पर इनका प्रोडक्शन बेहतर हो और लोगों को रोजगार का अवसर मिले। और ऐसे कितने नए आयाम हैं। भाषाओं को लेकर के भी भाषाओं पर शोध की जो व्यवस्था की गई है वो इसीलिए, जैसे झारखंड भाषा के हिसाब से भी बहुत ही समुन्नत राज्य है तो यहाँ के भाषाओं पर बेहतर तरीके से शोध हो इसके लिए। और जो आपने एक बात कही कि कुछ प्रोफेसर, उसके लिए यूजीसी ने नोटिफिकेशन कर रखा है कि प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, उसके लिए टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है। प्रोफेसर तो ये प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस जो होंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर झारखंड में कुछ वैद्य लोग हैं जिनको कि ये पता है कि झारखंड में इस वन में इस तरह के वनस्पति है जिसका कि औषधि के रूप में इस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है और परंपरा से वो वैद्यगिरी कर रहे हैं। हाँ, वैद्यगिरी कर रहे हैं।
तो ये व्यवस्था बनाई गई है कि इसमें शैक्षिक संस्थानों के जो प्रधान हैं वो उनको चिन्हित करके और उनकी सेवा अपने यहाँ शिक्षण कार्य के लिए लें और उसके लिए उनको राशि की भी व्यवस्था कर दी गई है। तो ये सब बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई है। जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पर ये वन उत्पाद के रूप में लाह का बड़ा उत्पादन होता है, तो किस तरह से उसका हम प्रोसेसिंग करने का ज्ञान, वोकेशनल लाइनअप करें। यहाँ पर जैसे बहुत सारे नदी नाले हैं, फिशरी को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे मधु का किस तरह से हम उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो उसमें जो लोग भी देहातों से सिद्धहस्त हो चुके हैं उन रोजगारों में, उनकी सेवा शिक्षण संस्थानों में ली जा सकती है। इसके लिए प्रावधान बनाया गया है और यह निश्चित रूप से बहुत रोजगार परक होगा। तो ये सब व्यवस्था की गई है। मैत्रेयी, आपको जो जैसे सर ने बताया कि जो रोजगार परक चीज़ें हैं, जो रोजगार परक बातें हैं, साथ ही साथ शोध का दायरा बढ़ाया गया है, वो कैसा लग रहा है आपको? ये काफ़ी महत्वपूर्ण और हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जैसे कि अगर शोध करने का पहले ये था कि हम लोग जब बैचलर्स करते थे तो उसमें मास्टर्स में था कि आप रिसर्च, या फिर 2 साल का मास्टर्स होता था, उसमें रिसर्च 1 साल होता था और उसके बाद फिर, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि बैचलर्स की डिग्री, अगर आप ऑनर्स की डिग्री चाहते हैं तो आपका 1 साल रिसर्च का होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग बहुत तरह की चीज़ें सीख सकते हैं अपने 4th ईयर में ग्रेजुएशन के साथ साथ। और इससे ये भी आसान हो गया है कि अगर कोई 4th ईयर ऑनर्स डिग्री करता है तो उसको सिर्फ 1 साल का मास्टर्स करना होगा। शोध का दायरा बढ़ाया गया है, हमारे जो रोजगार परक ये रोजगार के साथ भी जोड़ा गया है और शोध का भी दायरा बढ़ाया गया है। तो उसको आप किस रूप में देख रही हैं? जी, शोध पर बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंस नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो है दिया है। हमने बात की है एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्रिएट करने की, जो जितना भी रिसर्च होगा, जितना भी शोध होगा, उससे एक तरह से रेगुलेट करेगा, उसे प्रेरित करेगा। क्योंकि इनोवेशन एंड रिसर्च जो है, अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर हम विश्व के साथ, तो सबसे बड़ा ये एक चैलेंज है कि हम रिसर्च करें, शोध करें और इनोवेट करें। तो ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये यंग रिसर्चर्स को आइडेंटिफाई करेगी, उन्हें उनका जो रिसर्च है उसे हैंड होल्ड करेगी, उसे फंड करेगी, उसे मोटिवेट करेगी और ओवरऑल जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एक तरह से रिसर्च को रेगुलेट करेगी। जैसा कि यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगी, इंडिजिनस जो नॉलेज सिस्टम्स है, एक बहुत लंबे समय से जो है हम एक यूनी डायरेक्शनल, एक लीनियर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब हमने ये महसूस किया है कि डेवलपमेंट जो है उसका सिर्फ एक रास्ता नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो भारतवर्ष में हमारे पास जो पहले से ज्ञान पद्धति है उस पे हम और शोध करें ताकि उस पद्धति को हम और ज़्यादा डेवलप कर सकें। तो उस पे जो है मैत्री आपको बताएंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूप से हमने उसे इंक्लूड किया है और उसी को आगे जाके हमने रिसर्च में भी उसे इंक्लूड किया है। हमारे जो सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं, 2 के बच्चे, 3 के बच्चे, अभी 2025 का जो रेगुलेशन आया है वो कहता है, जो झारखंड का रेगुलेशन आया है, कि पहले 3 सेमेस्टर में अगर वो एग्जिट लेना चाहे उससे पहले ही उन्हें एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और पहले ये प्रावधान 5th सेमेस्टर में हुआ करता था, लेकिन जैसे सर बता रहे हैं कि 7th और 8th सेमेस्टर में रिसर्च जो है वो कंपलसरी है, आपको रिसर्च का कोर्स करना है। 2 है, डिग्री विथ ऑनर्स है और डिग्री विथ रिसर्च है। तो डिग्री विथ रिसर्च जो बच्चे करते हैं उन्हें फिर हम मौका दे रहे हैं कि वो डायरेक्टली जो है वो नेट की परीक्षा में बैठ सके। एक जो 75% से अबव स्कोर करते हैं वो डायरेक्टली नेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो वो इन टर्न असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एलिजिबल होते हैं। बहुत अच्छा। अब एक नया मतलब जो आयाम है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें, और वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। प्रदीप जी, भारतीय ज्ञान परंपरा को भी इसके साथ नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ ऐड किया गया है। प्रदीप जी, तो ये ज्ञान परंपरा को किस तरह ऐड किया गया है और इससे क्या फ़ायदा होगा? भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ करके रखने की शुरू से ही आवश्यकता थी, अब इस पर बल दिया जा रहा है, तो इसका स्वागत मैं एकदम करता हूँ जी। अभी विद्यार्थियों को हम लोग कक्षा में और
बाकी श्रोता भी, दर्शक भी अब समझ पाएंगे कि भारत सरकार ने एक वेबसाइट डेवलप किया है, NPTEL। जी जी। अब बच्चा कक्षा में पढ़ रहा है, वो इंटरनेशनल फिनांस पढ़ रहा है, वो मार्केटिंग पढ़ रहा है, और साथ ही साथ वो NPTEL में जो IITs उनको डिज़ाइन कर रही हैं, उनको ऑफ़र कर रही हैं, तो उनके साथ वो NPTEL का AI का भी प्रोग्राम कर रहा है। उनके साथ वो कुछ और टेक्नोलॉजी का भी वर्कआउट कर रहा है। और साथ ही साथ अगर वो करना चाहता है कि जो पुराना नॉलेज सिस्टम था, इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इसको लेकर के वो लगातार काम कर सकता है और इसको स्वीकार्यता भी मिला हुआ है। कुल मिलाकर कहने का विषय ये है कि बच्चा जब आगे बढ़े तो अपने मूल तत्वों को, मूल जड़ को लेकर लेते हुए आगे भारतीय बढ़े, ज्ञान को भी थोड़ा बहुत वो एक्सेप्ट करे और इसको लेकर के UGC ने अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग एक बजट भी अप्रूव कर दिया है और एक अलग सेंटर बना दिया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS करके। इसके ऊपर शोध का प्रावधान है, इसके ऊपर पठन पाठन का प्रावधान है, इसके ऊपर पाठ्य सामग्री डेवलप करने का प्रावधान है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा शुरू से लेकर के कक्षा जब से पढ़ाई लिखाई करेगा तब से लेकर के रिसर्च तक लगातार उसके साथ, बच्चे के साथ, विद्यार्थी के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा रहेगा। और ख़ासकर जब हायर एजुकेशन में जाएगा तो उसके साथ एक अनिवार्य विषय के साथ वो आगे बढ़ेगा। तो कुल टेक्नोलॉजी के साथ भी हमारा कोई ज्ञान परंपरा ऐड है इसमें? टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इसको हम कोरिलेट करते हैं, जोड़ते हैं? हम लोग टेक्नोलॉजी की कितना ही बात कर लें, लेकिन हम लोग को रहना तो भारत में है। भारत में ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और भारत में जनमानस रहता है, जनमानस की भी समस्या है, और ये समस्या बिना ज्ञान परंपरा को लिए हुए साफ समाधान नहीं कर सकते हैं। तो अब बाहर की तकनीक भी लेकर के आ जाएंगे, जनमानस उसको समझ नहीं पाएगी तो उसकी स्वीकार्यता नहीं बढ़ेगी। जी बिल्कुल। तो इसके लिए कि जनमानस में जैसे हम लोग, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि हम लोग बात करते हैं पानी को लेकर के। अब पानी को लेकर के हम लोग एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि भारत में पानी है, बारिश में पानी आता है, बह जाता है, लेकिन इस पानी का खेत के लिए क्या करेंगे? अब खेत के लिए जैसे डेवलपमेंट चालू हुआ है तो खेत में कहीं पर कोई अपार्टमेंट बन गया, कहीं पर मॉल बन गया, कहीं पर सड़क बन गया। अब इसकी प्रायोगिक समस्या ये हो रही है, जब आप सड़क बन जाएगा, रिंग रोड को आप घूमेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो तालाब बना हुआ है, झील बना हुआ है, 6 महीना से डूबा हुआ है खेत, दूसरा तरफ मात्र 100 मीटर के बाद के फासले में वो मरुस्थल बना हुआ है। तो ये पानी को लेकर के अगर पुरानी ज्ञान परंपरा की बात करें तो पुराने किसानों के पास एक नॉलेज सिस्टम हुआ करता था कि खेत का पानी को चढ़ाते चढ़ाते, जिसको हम लोग ऊसर दोन कहते हैं, टाण कहते हैं, वहाँ तक पहुँचा दे सकते हैं। अब ये जब तक इस ज्ञान परंपरा को हम लोग समाहित नहीं करेंगे, किसानों की और कृषि की जो समस्या है, पानी की समस्या बनी हुई है, किसानों की समस्या उपज की समस्या है, कौन सा फसल लगाएं कि कम पानी में हो जाएगा। नहीं तो मतलब कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी है, ऐसे भी कुछ हमारे पास में ज्ञान है, परंपरा के ज्ञान जो आज भी रिलेवेंट है क्या, मतलब राजकुमार जी? और वो ज्ञान जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों का सामना ठीक ठाक ढंग से नहीं कर पाएंगे। मुझे क्या ऐसा लगता है कुछ? देखिए, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा जी। कि आप सभी अच्छी तरह से और कई दर्शक भी जान ही रहे हैं कि आज योग कितना लोकप्रिय हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। वैश्विक स्तर पर अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है। तो ये जो योग है, अब योग को आप कह सकते हैं कि भारत में जनित है, और भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान का इतना विपुल स्रोत है कि अगर आप आज वेस्टर्न वर्ल्ड के उपलब्धियों को भी, उसका आकलन यदि करेंगे, उसके स्रोत में जाने का प्रयास करेंगे, तो कई चीज़ों का स्रोत भारतीय ज्ञान परंपरा में ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ये पूरा विश्व मानता है, पूरा अकादमिक जगत मानता है कि भारत में सबसे पहले वेद की रचना हुई, और यह जो वेद है, खास करके ऋग्वेद, यह विश्व की पहली पुस्तक है।
और आपको पता है कि वेदों की व्याख्या के लिए 6 वेदांग की रचना हुई। अब अगर आप वहाँ से शुरू करेंगे तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये 6 वेदांग हो गए। इसमें अब उदाहरण के तौर पर शिक्षा से शुरू करें तो शिक्षा जो वेदांग है यह पूर्ण रूप से ध्वनि शास्त्र है। किस तरह से ध्वनि का उपयोग मानव अपने संचार पद्धति को बेहतर करने के लिए कर सकता है। और आपको मैं बताऊं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है और उनका एक शिक्षा शास्त्र भी है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में जिस चीज़ की चर्चा की गई है कि ध्वनि की व्याख्या के लिए 3 पैरामीटर उठाए जाते हैं। कौन कौन से अंग किसी के ध्वनि के उच्चारण, किसी भी ध्वनि के उच्चारण में सहयोग करते हैं, किस तरह के प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है किस ध्वनि के उच्चारण में, और हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये उस समय वाइब्रेट करते हैं या नहीं करते हैं। यही 3 पैरामीटर आज का भी जो मॉडर्न फोनेटिक्स है वेस्टर्न वर्ल्ड का दिया हुआ, उसमें भी यही 3 आधार है। और ऐसे आपको सहस्र उदाहरण मैं दे सकता हूँ जिसके आधार पर यह स्थापित किया जा सकता है कि आज भी पश्चिमी जगत का जो ज्ञान है वो वैज्ञानिक ज्ञान की भी बात मैं कहता हूँ, केवल सैद्धांतिक या शास्त्रीय ज्ञान ही नहीं, उसका भी आधार भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है। तो ऐसे कई स्रोत हैं। अब आपको पता ही है कि गणित के क्षेत्र में, अब जैसे हमारा जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसमें कैलकुलेशंस के ऐसे ऐसे मेथड्स हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड आज फॉलो कर रहा है। मैथमेटिक्स की पहली पुस्तक जो वेस्टर्न वर्ल्ड में उपलब्ध है उसका अभी भी मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध है स्पेन के एक लाइब्रेरी में। उसका जो नाम है वो नाम है, अभी मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, वो नाम है जिसमें कि इस बात की चर्चा है कि वैदिक मैथमेटिक्स इंडिया का जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और उसका उपयोग कर करके, जैसे जब हम 10⁻20 का कैलकुलेशन किए हुए थे उस समय में विश्व में लोग 10⁴ और 6 पर अटके हुए थे। तो इस तरह की, हाँ, उसका नाम है कोडा विजिलेंस। उस पुस्तक का नाम है कोडा विजिलेंस जिसमें ये बात उल्लिखित है। तो कहने का मतलब कि भारतीय ज्ञान परंपरा ये केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐसा धरोहर के रूप में साबित होने जा रहा है। हाँ, लेकिन साबित करने का कार्य हमें करने की आवश्यकता है। और इसके लिए ये जो नई शिक्षा नीति है, क्या मैडम, मुझे लगता है कि जो नई शिक्षा नीति है तो भारतीय ज्ञान परंपरा को विशेष मतलब ध्यान दिया गया है इसमें। उस पे बिल्कुल विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि हम पे जो है वेस्टर्न मेडिसिन थोपा गया और आयुर्वेदिक और हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड जो नॉलेज थे उसे साइडलाइन किया गया। उससे क्या हुआ है कि वो पद्धतियाँ जो है वो जो मौखिक रूप से एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थी, वो जो है कहीं खो गई है। तो हमें उसे सबसे पहले तो रिवाइव करना होगा, फिर हमें उस नॉलेज को प्रिजर्व करना होगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम इस बात पे जोर देता है उसके रिवाइवल और उसको प्रॉपर तरीके से उसे प्रिजर्व करके रखना होगा, ताकि यही ज्ञान जो है, यही ज्ञान पद्धतियाँ जो है हम आगे के जनरेशन्स तक पहुँचा पाए। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है टर्मरिक लाते एक ऑब्सेशन है, लेकिन टर्मरिक लाते जो है जैसे हम लोग सिंपली हल्दी दूध कहते हैं, तो ये एक ऐसा हल्दी के क्या गुण हैं या क्या फ़ायदे हैं, तो ये नॉलेज इंडियन नॉलेज सिस्टम से ही हमें इसके बारे में पता दादी नानी काकी से हम लोग सीखते आए हैं जी इस चीज़ जी को। जी जी। और आज उसको दुनिया मतलब मान रही है। बड़ी अच्छी बात। एआई एक, आज आप देखिए जब हम एआई की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्यों ज़रूरी है हमें वापस हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में जाना? क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। अगर आप वेस्ट से कुछ लाके यहाँ हमारे एग्रीकल्चर जो है, हमारी कृषि पे थोपना चाहे तो हो सकता है कि हमारा जो संदर्भ है हमारी कृषि के संदर्भ में वो सूटेबल ना हो। इसलिए हमारे जो पुराने कृषि थे, हमारे जो फार्मर्स थे, वो जानते थे कि यहाँ पे क्या हमारे संदर्भ में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें काम करेंगी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है हम उसे छोड़ दें। यहाँ बात ये हो रही है कि जो हमारे पास ऑलरेडी वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम है उसके साथ उसे हम सप्लीमेंट करें। उसमें जो है हम अपनी जो पुरानी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो था उसे ऐड करें, ताकि हमारा नॉलेज सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि हम जो हमें
एक आत्मनिर्भर भारत अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं ग्लोबल स्टेज पे, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा, क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि मॉडर्निटी जो है, नवीनता जो है, हम उसे हमेशा वेस्ट के साथ, पश्चिम के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और इंडियन जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसे कहीं अपने आर्थिक कारणों से, कॉलोनियलिज्म के कारणों से उसे दबा दिया गया है। तो उसे रिवाइव करना जो है वो हमारी एक तरह से हमारी ये जरूरत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमको महसूस हो रही थी, जी। जिसको इस शिक्षा व्यवस्था जी, में जी। ऐड कर लिया गया है, हाँ, जो जरूरत थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल गौतम जी, यहाँ एक बात आवश्यक जी। है बताना कि जैसे हमारे यहाँ जो नेचुरोपैथी के सेंटर्स हैं, कुछ केरला में हैं, कुछ वेस्ट बंगाल में हैं, आज वहाँ के लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें 20% जो पेशेंट्स हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे हैं। यह कहीं ना कहीं साबित करने वाली बात है कि हमारी जो नेचुरोपैथी का जो एक सिस्टम बना हुआ है उसमें बहुत दम है, और जहाँ एलोपैथ की दवा फेल होती है वहाँ ये कारगर होता है। और तो ये नजदीक में ही है और भारतीय स्कूल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ योगा, बिहार स्कूल ऑफ योगा, योगा, हाँ, और वहाँ मुंगेर में विदेश है, से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे सीख लोग रहे आ रहे हैं, बिल्कुल। तो इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में तो इतना ज़्यादा मोटे तौर पर आप समझें कि ज्ञान का भंडार है कि यह भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को आलोकित करेगा और विश्व के जीवन शैली को संवर्धित भी करेगा, इतनी इसके अंदर क्षमता है। और इसके चलते पूरे वैश्विक स्तर पर व्यापार और भारत का भाग्योदय होगा। आज आपको पता ही है कि संस्कृत की पढ़ाई विश्व के कितने विश्वविद्यालयों में हो रही है, और केवल इसीलिए कि वहाँ के ज्ञान की जो परंपरा है, यस, नॉलेज है, यस, पीपल आर लुकिंग फॉर दैट नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नेशनल प्रदीप, एजुकेशन पॉलिसी ने इसे क्लास 6 से ही, इसलिए हम क्लास 6 से ही बच्चों को उसमें ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे जैसे जैसे उनका साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, क्योंकि बच्चे के सीखने के अलग अलग चरण होते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, जो पिछले एजुकेशन पॉलिसी में नहीं थी, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, की बच्चे को हम जैसे जैसे उसका मानसिक विकास हो उस तरह से सिखाएं। तो जब वो क्लास 6 में जाता है, ग्रेड 6 में जाता है, तब हम उसे धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट सिखाना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा। अब प्रदीप जी, रोजगार एक बड़ा मतलब विषय है जी। और शिक्षा के साथ ही साथ हम रोजगार भी जोड़ करके चलते हैं। ये आज का भी है और पहले का भी है, शिक्षा के साथ रोजगार को जोड़ करके। तो इस शिक्षा नीति में आपको रोजगार कहाँ खरा दिखता है? देखिए, जब कोई विद्यार्थी विद्यालय में जाता है और किसी महाविद्यालय में जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है, तो केवल उसकी नहीं बल्कि उनके परिवार वालों की, पूरे परिवार का, उस पर समाज की भी अपेक्षा रहती है कि ये जो बालक है या बालिका है कहीं पर जाकर के कोई रोजगार के साथ जुड़ेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति को संभल करेगा, समाज की आर्थिक स्थिति को संभल करेगा। अभी वर्तमान में लगभग भारत में 25 करोड़ से ऊपर के लोग, 25 से 30 करोड़ के बीच के जो लोग जो हैं वो अलग अलग स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोगों का एक हेतु है कि अध्ययन करने के बाद चाहे जिस विषय पे हो उसके अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार से उनको रोजगार मिले। पहले क्या होता था कि रोजगार का एक आशय हुआ करता था सरकारी नौकरी, बस बिल्कुल ठीक बात। अब भारत सरकार ने इस भ्रम को तोड़ा है और लगातार मुझे लगता है कि ये शिक्षा नीति और ज्यादा तोड़ी है इस भारतीय भ्रम को। ज्ञान परंपरा की जहाँ तक बात हो रही थी उसी में ये भी कही जा रही थी कि आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि देखिए, हम लोग भारत माता की जय हम लोग कहते हैं और निश्चित तौर पे हमारी भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में से एक है, लेकिन वस्तु स्थिति को भी देखने की आवश्यकता है। हम लोग आगे तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक, या भारत तब तक आगे बढ़ेगा जब तक हम बढ़ेंगे, और हमारा बढ़ने का मतलब है कि हर लोग बढ़ें, एक आदमी के पीछे 10 लोग न रहें जो अभी तक होता रहा है। कि रोजगार की स्थिति यह है कि भारत सरकार में सरकारी स्तर पर 1% या 2% सरकार में नौकरियां हैं। तो सरकार में जब इस स्तर पर नौकरियां होंगी और बाकी लोग पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा? तो सरकार स्पष्ट तौर पर कह रही है कि प्रायोगिक अध्ययन हो रहा है, प्रयोग आधारित अध्ययन हो रहा है, ज्ञान परंपरा आधारित अध्ययन हो रहा है, और इसके साथ साथ भारत सरकार उनके प्रमोट कर रही है कि जो भाई जो आप सीख रहे हैं उसको ले जा करके आप जाइए, आपको आजीविका, आप केवल अपेक्षा मत कीजिए बल्कि आप आजीविका आप जनरेट कीजिए, नौकरी आप जनरेट कीजिए। 4 लोगों के साथ एक जॉइंट फॉर्मेट बनाइए, उनको साथ लेकर के चलिए
और साथ लेकर के निर्माण के क्षेत्र में आइए, उत्पादन के क्षेत्र में आइए। नौकरी सेवा के क्षेत्र मांगने में वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। नौकरी मांगने वाला मत बनिए, नौकरी देने वाला बनिए। और खासकर आईटी के सेक्टर में अभी बहुत सारी नौकरियां, अभी नित नए नए प्रयोग चल रहे हैं, नित नए नए विद्यार्थी लोग जुड़ रहे हैं, इसके ऊपर नौकरियां जनरेट कर रहे हैं। और इन नौकरियों की आवश्यकता है, इससे समाज भी प्रभावित हो रहा है, लाभान्वित भी हो रहा है, और जो इन आइडिया को जनरेट कर रहे हैं वो लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैत्रेयी, आप तो पढ़ाई कर रही हैं, तो इस शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको जो लग रहा है, क्या लग रहा है कि पढ़ेंगे और नौकरी प्राप्त कर लेंगे या कुछ अपना खुद का रोजगार करेंगे? आत्मबल क्या कह रहा है आपका? इतना आसान तो नहीं है कह सकते हैं कि पढ़ेंगे और तुरंत नौकरी पा लेंगे, लेकिन यह ज़रूर है कि जिस हिसाब से प्रणाली बनाई गई है, जिस हिसाब से कोर्सेज बनाए गए हैं, अगर वो अच्छे से पढ़े तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं, बहुत तरह से, बहुत सेक्टर से। और आप इतना है कि अगर आप अलग अलग कोर्सेज हैं या फिर अलग अलग चीज़ें हैं जिससे आप खुद का कुछ स्टार्टअप भी कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक आप अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, हर चीज़। तो इससे ये होता है कि नौकरी की श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ऐसे इस तरह की पढ़ाई होती है तो फिर देश ज़रूर आगे बढ़ेगा और एक ब्रॉड माइंडेड होगा, और अपने आप को भी हम खड़ा कर पाएंगे। हाँ। ये इसमें आत्मबल थोड़ा बढ़ा है। हाँ प्रोफेसर साहब, आत्मबल तो बढ़ा है बच्चों का इस शिक्षा नीति के अंतर्गत। निश्चित रूप से इस शिक्षा नीति में होलिस्टिक एजुकेशन पर बहुत जोर दिया गया है। होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब यह हो गया कि आप केवल इंफॉर्मेशन सेंट्रिक ही चीज़ें नहीं पाते हैं, जानते हैं, बल्कि उस इंफॉर्मेशन सेंट्रिक चीज़ को आप नॉलेज सेंट्रिक बनाते हैं और फिर विजडम सेंट्रिक बनाते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो रोजगार की बात आप कह रहे थे, मैं उसमें थोड़ा सा अपनी ओर से ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल ऐड कि जैसे भारत देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अभी पर्याप्त अवसर हैं। साथ ही साथ सिद्धा मेडिसिन की एक परंपरा भारत में रही है, वह बड़ी ही समृद्ध परंपरा रही है, खास करके साउथ इंडिया के देशों में। साउथ इंडिया में ये है, आज भी प्रचलन में बहुत जोर से है। तो उसमें भी साथ ही साथ जो हमारे वनस्पति के उत्पाद हैं, उन उत्पादों को अगर ध्यान में हम लें तो वनस्पति के क्षेत्र में भारतवर्ष में काम करने के लिए अभी अपार संभावना है। और हमारा जो देश है उसमें जो उत्पाद कृषि से संबंधित हैं, उसमें जो वैरायटी है, उन वैरायटीज में इतनी ज़्यादा मानव जीवन शैली को समुन्नत करने की क्षमता है कि वह रोजगार का एक विपुल स्रोत पूरे वैश्विक जगत के सामने में रखने में सक्षम है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जो ये नई शिक्षा नीति है, इसमें काफ़ी कुछ इस तरह के अवसर हैं जिससे कि लोगों को बेहतर से बेहतर रोजगार प्राप्त होने की संभावना होगी। और आने वाले दिनों में पता चलेगा, बल्कि एक फौज ये सिस्टम खड़ा कर देगा जिसमें कि लोग रोजगार देने के लिए काफ़ी आगे आएंगे, और उसका प्रतिफल हमें अब देखने को मिल भी रहा है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम लोग सफल हो गए हैं। रोजगार को कहाँ देखती हैं इस शिक्षा नीति में मैडम आप? इस शिक्षा नीति ने वोकेशनल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो जैसे कि आपको मैत्री भी बताएंगे कि शुरुआती सेमेस्टर से जो है हायर एजुकेशन में हम बच्चों को वोकेशनल स्किल्स में ट्रेन करते हैं, चाहे वो बी कीपिंग हो, चाहे वो सेरिकल्चर हो, चाहे वो मशरूम कल्टीवेशन हो, चाहे वो ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स हो, चाहे वो जीएसटी रिलेटेड नॉलेज हो, चाहे वो कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, ह्यूमन राइट्स नॉलेज हो। तो जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगी कि एक बच्चा जिसे ह्यूमन राइट्स के बारे में इन डिटेल नॉलेज है, तो वो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंटल सेक्टर्स हैं, यूएन, यूनेस्को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी उसे नौकरी मिल सकती है। ये सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया। तो हमने क्या किया है, जो स्किल मिशन था इंडिया का, जो एक समय पे इंडस्ट्री लीडर्स हमेशा ये कहते थे, मैं कुछ वक्त पहले भी इस पे चर्चा कर रही थी, कि भारत के जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं हैं, उनके पास स्किल्स नहीं हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हम उन्हें स्किल्स दे रहे हैं, और स्किल के साथ साथ हम
ना सिर्फ उस स्किल को क्लासरूम में थियोरी में पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें एक्टिविटी, उन्हें फील्ड पे ले जा रहे हैं और उसे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि उसे सिर्फ थियोरी ना पता हो, उसने वो काम कहीं खुद भी किया हो या उस पर शोध किया हो। तो उससे क्या है कि फिर से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरियों की तरफ हम नहीं देख रहे हैं। एक बच्चा जो है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है खुद फाइल कर सकता है। अगर कोई एक ऐसे परिवार से आता है जहां मशरूम कल्टीवेशन है, तो वो मशरूम कल्टीवेशन की उसकी जो पारिवारिक ये है, उससे ट्रेडिशन है, उसे आगे ले जा सकता है। तो हमने स्किलिंग पे यहाँ बहुत ये दिया है। और साथ ही साथ हमने क्या किया है कि इस शिक्षा पद्धति से हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी को एजुकेशन से जोड़ा हुआ है। अभी कुछ वक्त पहले कोविड आया, हमने देखा कि पूरा एजुकेशन जो है डिसरप्ट हो गया था। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां बच्चे हो सकता है रोज स्कूल ना आ पाए या कुछ कठिनाइयां हो, ब्रिज टूट गए, रास्ते में कुछ हिंसा हो रही हो। तो अगर हम उन्हें डिजिटली इक्विप करें, अगर उस तरीके से हम उन तक डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए उन तक नॉलेज पहुंचाए, तो उससे क्या है कि वो डिजिटली भी इक्विप होंगे। और ये एक चैलेंज है जो ग्लोबल स्टेज पे हमें फेस करना पड़ता है कि डिजिटल लिटरेसी जो है इंडिया में काफ़ी पीछे थी, तो डिजिटल लिटरेसी को भी इसमें जोड़ने की बात की गई है, जिससे कि रोज़गार के जो एवेन्यूज़ हैं वो और ज़्यादा खुलेंगे हमारे लिए। भाषाएं जो है, एक और भाषा के नौकरी का एक बहुत अच्छा एवेन्यू है भाषाएं, रशियन लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज। तो यहाँ डिफरेंट अनुशासन की भाषाएं, संस्कृत आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी, बहुत कम ऐसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होंगे जहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ संस्कृत पे शोध कर रहे हैं तो हम उस रिसर्च को आगे वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। तो रिसर्च वहाँ, क्योंकि रिसर्च और एम्प्लॉयमेंट दोनों अलग अलग नहीं है, हमें रिसर्च और एम्प्लॉयमेंट को एक साथ देखना होगा। तो एक्टिविटी बेस्ड एक्सपेरिएंशियल लर्निंग जो है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है, इसे शिक्षा नीति जो है उसे मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है। बहुत अच्छा। आज की जो चुनौतियां हैं, वैश्विक चुनौतियां और देशी चुनौतियां, साथ ही साथ भारत की जो लंबी ज्ञान परंपरा है, समृद्ध ज्ञान परंपरा है, उसको भी इस शिक्षा नीति के अंदर ऐड किया गया है। मूल्य परक शिक्षा को ऐड किया गया है। साथ ही साथ वैश्विक मानव के रूप में हम विकसित हो और हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हो, ऐसे तमाम विषय को लेकर के नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की। आप तमाम विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।